हेलो बच्चों। आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड लेक्चर जो है करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़े थे बट कंप्लीट नहीं हो पाया था। और उससे पहले वाला वीडियो में हम लोग अर्नस्ट मायर के बारे में पढ़े थे, जिन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में बताया था, यानी कि उनको डिफाइन किया गया था, जिनको 20th सेंचुरी का डार्विन भी बोला जाता है। तो वो हम लोग देखे थे और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट द लिविंग वर्ल्ड का किए थे और बायनोमियल नोमेनक्लेचर तक का थोड़ा पढ़े थे। बट उसको फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आगे जो है जो होगा उसको देखते हैं। और हम लोग एक एक लाइन एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे, ताकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप एक एक लाइन को अंडरस्टूड नहीं करेंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। और एनसीईआरटी का एक एक लाइन समझना बड़ा आसान नहीं है, है ना। इसके जो सेंटेंसेज है, इनके जो वर्डिंग है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आइए हम लोग इसको डिकोड करेंगे और समझते हैं। अच्छा, और बीच बीच में हम लोग जहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस पीवाईक्यू आए हुए हैं उसको भी मैं बताऊंगा, और जहाँ से आने की संभावना है वहाँ पे वो भी लाइन में बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ताकि आपको माइंड में एक प्रेशर बने कि अच्छा इस लाइन पे हमें स्ट्रेस देना है। खुद से आदमी पढ़ता है, और आप लोग चूंकि अभी अ, उस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है नहीं किए होंगे, या पता नहीं है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं और आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो क्या होता है कि आप पढ़ तो देंगे, बट स्टेटमेंट पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है ना, किसको ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ें मिसिंग हो जाती है। और आपको लगेगा कि अरे मैंने तो इससे 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ लिया, आपको हो जाना चाहिए, बट उसमें नहीं हो पाती है। तो मैं जो है, जैसे पीवाईक्यू रहेगा तो मैं जो है उसको हाईलाइट करूंगा कि ये पीवाईक्यू था, है ना। और अगर जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी तो ये मैं क्वेश्चन जो है मार्क करूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। बायोलॉजिस्ट फॉलो, है ना, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो फॉलो करते हैं क्या, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, यानी कि जो पूरे विश्व में, है ना, जो प्रिंसिपल है, जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, जो सबको ही एक्सेप्ट करता है, उसको फॉलो करता है। टू व्हाट, टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम, है ना, टू नोन ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जानते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेमिंग करने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स है, सभी बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है कुछ इस तरह का स्टेटमेंट जो है दिया जा सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये करते हैं या नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। आगे, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। यहाँ पे, है ना, यहाँ से बहुत सारे पीवाईक्यू पूछे गए हैं। यहाँ पे आपका पीवाईक्यू पूछे गए हैं कि जो साइंटिफिक नेम है उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 2 कंपोनेंट होते हैं, है ना। 2 कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग अभी देखेंगे। तो कौन कौन सा है, द जेनेरिक नेम है एंड स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, साइंटिफिक नेम, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, जेनेरिक नेम, जिसको जेनस भी बोलते हैं, एपिथेट, है ना। एपिथेट इसको
पार्टिकुलर स्पेसीज भी बोलते हैं, या कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट स्पेसीज भी लिखा जा सकता है। ये भी पूछ कभी कभी दे देता है, जैसे जैसे मैंगो का अगर हम बात करें तो उसमें लिख देगा मैंजीफेरा इंडिका। अब उसमें कहेगा कि इंडिका क्या है ना। इंडिका क्या है, ये एक फैमिली है, या फिर क्लास है, या फिर ऑर्डर है, या फिर स्पेसीज है। कभी कभी ये दे देगा, या इसके जगह पे कभी कभी स्पेसिफिक एपिथेट देगा, या फिर पर्टिकुलर स्पेसीज भी लिख सकता है। पर्टिकुलर स्पेसीज दे सकता है। ये तीनों चीज जो है एक ही है। जनरली स्पेसिफिक एपिथेट लिखना चाहिए, लेकिन कभी कभी स्पेसीज भी दे देता है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा क्यूआईक्यू में आया हुआ है। तो इंडिका क्या है हमारा, है ना। इंडिका हमारा अगर पूछेंगे तो ये हमारा स्पेसीज है, या स्पेसिफिक एपिथेट है, या पर्टिकुलर स्पेसीज है। ऐसा करके हम लोग ऑप्शन मारेंगे। या पूछ देगा कि मेंजिफेरा क्या है, तो ये फिर क्या है हमारा, ये ना तो फैमिली है, ना क्लास है, ना ऑर्डर है। ये हमारा जेनस है ना। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो आगे देखते हैं कि आपका जो टू कंपोनेंट था, एक तो जेनेरिक नेम हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट है जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको पर्टिकुलर स्पेसीज भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो पर्टिकुलर स्पेसीज और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों एक ही चीज है, तो ये भी ध्यान देने वाली चीज है। This system of providing a name with two component is called binomial nomenclature। यहाँ पे जैसे डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हाउ वी विल डिफाइन इट, तो बोलेंगे द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम और साइंटिफिक नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है ना। ये याद रखने वाली बात है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो कैरोलस लिनियस ने दिया। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, है ना, दो वर्ड, है ना, में उसका नामांकन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। एक जीनस, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ये पूरे वर्ल्ड में जो इसको फॉलो करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। यानी कि ये बड़ा कन्वीनियंट लगा लोगों को, करे बड़ा अच्छा है, एक जेनस दे देंगे और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट लिखेंगे, और ये लोगों को अच्छा लगा तो सभी लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो। तो मैंगो, है ना, मैंगो का नाम क्या होगा, कैसे लिखेंगे, तो मैंगो का नाम जो है आपका ऐसे लिखाएगा, मैंजीफेरा इंडिका। कह रहा है कि एग्जाम्पल हम समझते हैं मैंगो का, टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स, है ना, बेटर। साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है, इसको बेटर तरीके से समझने के लिए मैंगो का एग्जाम्पल दिया गया। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो क्या है, रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका, ऐसे लिखा जाता है। अब ये लैटिन में है, इटैलिक्स में है, क्या है, तो ये लैटिन जो है लैंग्वेज में है, और इटैलिक में लिखा जाता है जो आगे रूल में दिया हुआ है। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल। क्यों ये बाइनोमियल है, क्योंकि इन दिस नेम मैंजिफेरा रिप्रेजेंट्स जीनस। मैंजिफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंजिफेरा आपको जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल इंडिका, तो इंडिका क्या है, अ पार्टिकुलर स्पेसीज, है ना, कोई एक खास स्पेसीज है, और उसको हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, है ना, स्पेसिफिक
विशेष एपिथेट जैसे बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक एपिथेट। अच्छा, अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर्स आर एज फॉलोज। क्या रूल्स हैं? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, इसमें लिखा जाता है लैटिन में, और लैंग्वेज में, और जो फॉन्ट होंगे वो इटैलिक्स में होंगे। दे आर लैटिनाइज्ड। इटैलिक्स मतलब जो, जैसे मान लेते हैं, है ना, मैंगो लिखा हुआ है जैसे MANGO, इटैलिक्स में थोड़ा सा वो टेढ़ा टेढ़ा ऐसे करके दिखाता है, वो इटैलिक्स आप लोग जानते होंगे। तो अगर वो कोई वर्ड लैटिन में नहीं है तो उसको लैटिनाइज किया जाता है ना, उस वर्ड को लैटिनाइज किया जाता है। तो वही कह रहा है कि they are Latinized or derived from the Latin irrespective of their origin। वो उस वर्ड का ओरिजिन चाहे कुछ भी हो, उसको लैटिनाइज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट दे देगा, है ना। यहाँ से 3-4 लाइन यही जो है, इसी सब को स्टेटमेंट बना देगा। और यहाँ पे लैटिन ना दे करके कभी कभी इसे ग्रीक दे देगा। तो ग्रीक जो है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि पढ़े रहेंगे भूल जाएंगे, 1-2 महीना हो जाएगा तो लगेगा अरे लैटिन था, ग्रीक था। तो याद रखना है लिनियस, लैटिन, है ना, इटैलिक्स, तो ये सब चीजें याद रखना है। ग्रीक नहीं होगा, लैटिन होगा, इटैलिक्स होगा। इसके अलावा कुछ दे दे तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर है, इस स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन पक्का है। The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet। ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया जा सकता है उल्टा पुल्टा करके। फर्स्ट स्पेसिफिक एपिथेट बोल देगा, दूसरा जेनस बोल देगा, लेकिन फर्स्ट जेनस होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट देना है। यहाँ पे स्ट्रेस देने की बात है, यहाँ पे स्ट्रेस देना है। यहाँ पे क्वेश्चन एकदम से स्टेटमेंट बेस्ड 100% बनता है। और ऑप्शन एमसीक्यू तो बनेगा ही बनेगा, स्टेटमेंट वाले भी यहीं से ज्यादातर बनाएंगे। थर्ड जो है, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन, अगर उसको हैंड रिटेन करते हैं, जैसे मैंने हैंड रिटेन लिखा था, तो इनको अंडरलाइन करेंगे दोनों को। अब यहाँ पे बोथ वर्ड्स जो है आपका व्हेन हैंड रिटेन, जब हम किसी को हैंड से लिखेंगे तो दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे, चाहे जेनस हो या फिर स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। जैसे सोलेनम, है ना, सोलेनम निग्रम, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे और इसको भी अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये हैंड रिटेन है। सोलेनम निग्रम जो है मकोई होता है, मकोई जो है एक, गूगल में आप सर्च कीजिएगा मकोई प्लांट, है ना। तो हमें विजुलाइज, अगर उसको गूगल करके मकोई को फटाक से मकोई करेंगे, गूगल करेंगे और उसका पिक्चर देखेंगे या उसको यूट्यूब पे देखेंगे कि मकोई का प्लांट कैसा होता है, तो क्या होगा कि ये लंबे समय तक याद रहेगा अगर उसको विजुलाइज करेंगे तो। अगर विजुलाइज नहीं करेंगे तो फिर वो लंबे दिनों तक याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मकोई जो है पूरा, हम लोग देखे इस तरह का प्लांट रहेंगे, पोटैटो जैसा ही रहता है, और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे जो है इस तरह का फ्रूट लगे रहते हैं, और पकने के बाद उसको खाया जाता है, और बड़ा इसका मेडिसिनल जो है वैल्यू है जो है। तो मकोई का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये जब पकने के बाद जो है ये डार्क ब्लू जैसा कलर जो है हो जाता है। जैसे ये अगर पकेगा तो समथिंग जो है, समथिंग इस तरह का डार्क ब्लू कलर हो जाता है पकने के बाद। बड़ा छोटा छोटा रहता है एकदम, जितना साइज में बनाया हूँ लगभग इसी साइज का मकोई होता है, और गुच्छे में जो है होता है जो, तो इसको जो है देखना चाहिए, इसका बड़ा मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये हो गया। हाँ, इसका एग्जाम्पल आपका यहाँ पे देखने को भी मिलेगा, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए याद रखना जरूरी है। तो व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो देखिए इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दिए, इसको भी सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अगर वो कंप्यूटराइज लिखा हुआ है तो उसको हम लोग इटैलिक्स में, है ना, और वो लैटिन में होना चाहिए, तब उसको हम लोग प्रिंट फिर कर लेंगे जो है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हम लोग
पिछले क्लास में भी देखे थे लेक्चर में। यहाँ पे देखते हैं। चौथा, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ये है ना, पहला अगर हम जैसे मेंजीफेरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका पहला लेटर स्मॉल में है। कह रहा है जेनस का जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं। नेम ऑफ द ऑथर appears आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अगर हमें किसी ऑथर का जैसे नाम लिखना है जिसने इस प्लांट के बारे में डिस्कवर किया होगा, इसके बारे में बताया होगा, तो साइंटिस्ट के नाम को भी हम लोग लिख सकते हैं। बट क्या उसका पूरा नाम लिखेंगे? नहीं, उसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे। एक शॉर्ट में लिखेंगे और एब्रीवेटेड रहना चाहिए। पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और इसको जो है लैटिन और इटैलिक्स इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिंपल जो है लिखाएगा एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम के लिखने के बाद साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे एब्रिविएटेड फॉर्म में, एंड इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। जैसे मंजीफेरा इंडिका और लास्ट में लिन लिख दिए, LINN, मतलब ये किसने बताया इसके बारे में? इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लिनियस। लिन मतलब लिनियस, LINN, है ना, और डॉट, यानी कि अब्रिविएटेड हो गया। तो ऐसा भी अगर ऑप्शन आए, है ना, जैसे कि मंजीफेरा, इंडिका, है ना। अगर ये इटैलिक में है, ये भी इटैलिक में रहेगा, लेटिनाइज तो है ही। एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन में ऐसा ही रहे, मैंजीफेरा और इंडिका, और लास्ट में अगर ये लिखा हुआ रहे, तो मोर करेक्ट हमारा ये हो जाएगा। भले ही ये भी इटैलिक में है, लैटिन में है, ये भी लैटिन में है, ये भी और इटैलिक्स में है, तो हमें अगर ये रहेगा तो इसको पहले हम लोग करेक्ट करेंगे। अगर ये नहीं रहेगा तब फिर हम इस पे जाएंगे, लेकिन अगर ये रहा तो इसी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। और ये एक QIQ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब है, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसीलिए इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स, है ना, कुछ तरीका ढूंढा जाए, सो दैट, है ना, टू मेक दिस पॉसिबल, है ना, ताकि सारे चीजों को हम लोग अच्छे से अध्ययन कर पाए। तो उसके लिए क्या है भाई? तो उसके लिए क्लासिफिकेशन करो, है ना, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे, है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डाल देंगे, तो चीजों को अध्ययन करना आसान हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस, है ना, एक क्लासिफिकेशन, है ना, अलग अलग ग्रुप बना करके अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कैटेगरी में डाल देंगे, तो अध्ययन करना आसान हो जाएगा। अब है कि जैसे मान लीजिए किसी एक ग्रुप को अध्ययन करेंगे, तो सारे ग्रुप को अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं ग्रुप ए है, ग्रुप बी है ना, और इसमें मान लेते हैं कि, है ना, एक दो तीन इस तरह से करके हंड्रेड्स जो है प्लांट ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम इसमें से एक को अध्ययन कर लेंगे, तो हम पता कर लेंगे कि जो कैरेक्टर्स इसमें है वही सब कैरेक्टर्स दूसरे में भी प्रेजेंट है। तो सबको अलग अलग अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें कुछ क्राइटेरिया जो है ना, जो भी कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर के आधार पे ग्रुप बना देंगे। तो एक को अगर हम पूरी तरह से अध्ययन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो जो चीजें हैं दूसरे में भी मोरलेस वही होगा। तो सबको हमको अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे सैकड़ों है, अब मान लेते हैं इसमें है ग्रुप बी में वन, है ना, वन टू थ्री ऐसे करके जो है मान लेते हैं हजारों ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम एक को अध्ययन कर लेंगे, तो सारे का करेक्ट जो फीचर्स होंगे ऑलमोस्ट जो है वैसा ही होगा। तो हमको हजारों अलग अलग अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
तो ये क्लासिफिकेशन से चीजें आसान हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters, है ना। क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वेनिएंट कैटेगरी, कोई भी चीज को हम कन्वेनिएंट कैटेगरी में ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। इस बेसिस पे बेस्ड ऑन सम एजली इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो आसानी से हमें कैरेक्टर्स दिख जाए उसके आधार पे उसको कैटेगराइज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स और डॉग, कैट, इंसेक्ट। किसी प्लांट को देखेंगे तो हम स्वाभाविक है उसको प्लांट ही बोलेंगे, एनिमल नहीं बोलेंगे। एनिमल को देखेंगे तो स्वाभाविक है उसको हम एनिमल बोलेंगे, है ना। डॉग देखते हैं तो डॉग है तो स्वाभाविक है उसको हम डॉग ही बोलेंगे, कैट नहीं बोलेंगे। तो कुछ कैरेक्टर्स के आधार पे हम उसको अलग अलग ग्रुप में जो है कैटेगरी में अलग अलग रखेंगे। अब है द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ these terms we associate certain characters with the organism in that group। जैसे ही हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं, है ना, तो वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में सर्टेन कैरेक्टर्स हम एसोसिएट कर देते हैं, इमेजिन करते हैं। जैसे व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग। जब आप डॉग को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या किस चीज का इमेज बनता है, डॉग वाला ही इमेज बनेगा, है ना। उसके जो सारे फीचर्स हैं वो आपके माइंड में घूमने लगेंगे। तो ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी द डॉग्स, स्वाभाविक है कि हम लोग डॉग ही देखेंगे एंड नॉट कैट्स। हम लोग जो है डॉग को विजुअलाइज करेंगे, डॉग के बारे में इमेज करेंगे, कैट के बारे में नहीं करेंगे, है ना। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ अल्सेशियन वी नो दैट वी आर थिंकिंग अबाउट। तो अगर हम अल्सेशियन के बारे में देखेंगे तो हमें पता है कि हम किसके बारे में सोचेंगे। ये एक जो है जर्मन शेफर्ड डॉग है, तो उस जर्मन डॉग के बारे में जो फीचर्स है उसके बारे में सोचेंगे। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, जब हमको मैमल के बारे में बोला जाएगा तो ऑफ कोर्स हम लोग क्या सोचेंगे कि उसके पास एक्सटर्नल ईयर्स होगा, बॉडी हेयर्स होगा, है ना। लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, जब हम वीट के बारे में बात करेंगे द पिक्चर ऑफ ईच ऑफ, हाँ, इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट नॉट ऑफ राइस। अगर वीट की बात करेंगे तो हम वीट के बारे में सोचेंगे, है ना, धान या राइस के बारे में नहीं सोचेंगे, एनी अदर प्लांट या किसी और प्लांट के बारे में नहीं सोचेंगे। Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient category। ये जो भी है एक प्रकार का कन्वेनियंट कैटेगरी है ना। तो कन्वेनियंट कैटेगरी है तो कैटेगरी को ही हम लोग आगे चल करके टेक्सा बोलते हैं, क्योंकि जैसे आपका ये जो टेक्सा जो वर्ड आया, एक्चुअली ये एक किसी जैसे ग्रुप है ना, कोई ग्रुप है, कैटेगरी है, ये सब एक ही चीज है। मान ले यहाँ पे ए ए ए है ना, इसका एक ग्रुप है ना। उसी तरह से मान लेते हैं कोई बुक है, जैसे सपोज दैट मैथमेटिक्स का या बायोलॉजी का कोई बुक है ना। बहुत सारे बायोलॉजी का आपका बुक है ना, 1 2 3 4 5 6, ये एक ग्रुप हो गया। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये ग्रुप तो किसी के लिए भी यूज होता है, एनिमल का ग्रुप, प्लांट का ग्रुप, इवन नॉन लिविंग का कोई बुक का है, ये इस ग्रुप का है ना। तो ये एक्स वाई जेड कोई भी ग्रुप हो सकता है। कैटेगरी भी बहुत यूज्ड टर्म है, जो किसी भी चीज के लिए कैटेगराइज यूज किया जाता है कि ये एक्स कैटेगरी है, वाई कैटेगरी है। तो
टैक्सोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने सोचा कि ये जो ग्रुप है, जो कैटेगरी है, इसको ना यूज कर करके एक ऐसा साइंटिफिक टर्म इसको दे दिया जाए, ग्रुप को ही या कैटेगरी को ही एक साइंटिफिक टर्म दे दिया, उसका मतलब भी ग्रुप और कैटेगरी ही होगा, बट इसके जगह पे एक वर्ड यूज कर दिया, टैक्सन। सिंगुलर होगा तो टैक्सन हो जाएगा, और प्लूरल होगा तो टैक्सा हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं। और ये टेक्सा या टेक्सन कुछ अलग नहीं है। टेक्सन वर्ड नाम सुनते ही लगता है पता नहीं क्या है, टेक्सा क्या है। अरे कुछ नहीं है, ये ग्रुप है, कैटेगरी है, ग्रुप्स लिख देंगे। तो टेक्सन को ऐसे कॉमन अगर वर्ड में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप। एस लगा देंगे, प्लूरल हो गया। बस सिंपल सी बात है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एनी कन्वीनियंट कैटेगरी, ये सब एक कैट। अब कैट मतलब कोई एक कैट नहीं है, कैट में जितने प्रकार के सब कैट है सब आ जाएंगे। तो कैट एक ग्रुप को सेंस करवाता है, बोध करवाता है। डॉग बोलेंगे तो कोई स्पेसिफिक डॉग डॉग तो है नहीं, जो किसी के पेट, मान लीजिए कि किसी घर में एक डॉग है, उसको हम कोई एक नाम दे दिए, तो भाई उस नाम से अगर हम बुलाएंगे तो पर्टिकुलर डॉग हो गया। लेकिन अगर सिंपल कोई डॉग बोले तो कोई भी, बहुत सारे डॉग हो सकते हैं। तो उससे ग्रुप का बोध होता है, उसमें भी बहुत सारे ब्रीड होते हैं, बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। तो इसलिए कैट एक प्रकार का कैटेगरी है। व्हीट में भी अलग अलग प्रकार का व्हीट है, राइस में भी अलग अलग प्रकार का राइस है ना। तो इसीलिए ये एक प्रकार का कैटेगरी है, ग्रुप है। द कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज, है ना। कैटेगरीज है तो इसलिए टेक्सा लिख दिया, कैटेगरी सिंगुलर रहता तो टेक्सन लिखता। तो इसलिए साइंटिफिक टर्म है ना, क्या है ये, साइंटिफिक टर्म है, वैज्ञानिक टर्म दिया गया है ग्रुप के लिए। इसी सब के लिए जो है एक वर्ड यूज कर दिया गया, टक्सन, जो कि एक साइंटिफिक टर्म है। कैसा है, साइंटिफिक टर्म है। ये टक्सन एक साइंटिफिक टर्म है, किसके लिए, ग्रुप और कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे हमें इसको लेकर के बहुत बड़ी बात नहीं बनानी है। Here you must recognize that taxa can indicate category at a very different level. तो यहाँ पे हम लोग टैक्सा को अलग अलग लेवल पे, ग्रुप जैसे छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप, है ना, अलग अलग प्रकार का ग्रुप हो सकता है। उसी तरह से टैक्सा भी छोटा बड़ा अलग अलग लेवल का हो सकता है। जैसे wheat is a taxa, प्लांट आल्सो फॉर्म अ टेक्सा, व्हीट भी एक प्रकार का टेक्सा है। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग, सभी टेक्सा है ना। तो जैसे कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस तरह का कि व्हीट दे देगा, है ना, डॉग दे देगा, है ना, मैमल लिख देगा, है ना, एनिमल लिख देगा, और राइस लिख देगा, है ना, कैट लिख देगा, काऊ लिख देगा। अब इसमें से इस तरह से कुछ दे देगा, प्लांट लिख देगा। अब पूछेगा कि भाई इसमें कितने टक्सा है या कितने टक्सन है, तो ये सब अपने आप में एक टक्सा है ना, सब अपने आप में टक्सा है। तो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 टक्सा हो गया हमारा, है ना, 8 टक्सा हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको भी याद रखने की जरूरत है। तो डॉग्स अभी क्या है, देखिए ऑल टक्सल टक्सल लिखा हुआ है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे भी याद रखना है। बट यू नो दैट डॉग इज ए मैमल और मैमल्स आर एनिमल्स। अब डॉग क्या है, एक छोटा सेक्शन है, छोटा ग्रुप है। अब ये बहुत सारे डॉग, काऊ, ये सब जो है ना, मिला देंगे, जैसे काऊ, है ना, कैट, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका मैमल हो जाएगा। तो ये एक अब बड़ा ग्रुप बन गया, ये सब छोटे छोटे ग्रुप थे, ये अब उससे बड़ा ग्रुप हो गया। अब मैमल्स में भी फिर मैमल के साथ जो है आपको हम जोड़ दें, रेप्टाइल से जोड़ दें, है ना, ये भी एक प्रकार का टैक्सा है। बर्ड से जोड़ दें,
ये भी एक प्रकार का टेक्सा है। और ये सब मिला करके अगर एक बड़ा टेक्सा बन जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एनिमल बोल देंगे, है ना? तो इस तरीके से जो है आपका टेक्सा अलग अलग लेवल पे हो सकता है। छोटा लेवल तो ये हो जाएगा, इससे इसको सब मर्ज कर देंगे, मिला देंगे तो मैमल बन जाएगा। मैमल के साथ फिर रेप्टाइल को, बर्ड को जोड़ देंगे तो फिर आपका एनिमल बन जाएगा। तो टेक्सा जो है डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा, इस पे स्ट्रेस देने की जरूरत है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। हेंस लिख देगा कि एट डिफरेंट लेवल रिप्रेजेंट्स, या नॉट डिफरेंट लेवल ऐसा करके लिख देगा। Hence, based on the characteristic, all living organisms can be classified into different taxa, है ना? तो सभी ऑर्गेनिज्म को, है ना, कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में क्लासिफाई किया जा सकता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनोमी। तो चूंकि हम लोग अलग अलग टेक्सा में रख रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे अलग अलग टेक्सा में, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे, इस ये ना ऐसे क्लासिफिकेशन का प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमी। इसमें क्या देखते हैं, है ना, कौन कौन सा कैरेक्टर्स देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स जो है मेनली लेते हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ये देखते हैं। ना, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, वो सब देखते हैं। अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं, कैसे कैसे वो डेवलप किया, है ना, जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर वो फर्दर जो है कैसे कैसे वो जा करके एक मैच्योर जो है इंडिविजुअल बना। तो ये सब चीजें देखते हैं। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ रहता है, इकोलॉजी के बारे में, है ना, हैबिटेट उसका क्या है, पानी में रहता है, हवा में रहता है, जमीन पे रहता है ना, वो क्या खाता है, इस तरह की चीजों को फिर वो देखते हैं हम लोग। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपका फिर से आएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाएगा? वाटर, द ऑर्गेनिज्म आर द एसेंशियल एंड फॉर्म द, तो कहेगा व्हाट, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, व्हाट आर द बेसिस, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और उसमें आपको ये चार पांच जो ऑप्शंस थे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो सब जो है आप में डाल देगा। जैसे दिया जा सकता है आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल, है ना, स्ट्रक्चर, एक ये हो गया। दूसरा में आपको दे देगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल दे देगा। तीसरा ऑप्शन जो है आपका दे देगा डेवलपमेंट प्रोसेस। उसके बाद जो है चौथा में आपको दे देगा, चौथा में आपको दे देगा डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया। उसके बाद हाँ, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, है ना, ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आपको चार देगा। अब पांचवा में हो सकता है आपका लिख देगा ऑल, है, ऑफ द एबव कर देगा। या इसमें से, है ना, ये आपका रहेगा और दो चार को उल्टा पुल्टा लिख देगा। और उसमें से कहेगा कि कौन सा सही है, वन टू, है ना, या इस तरह का ऑप्शन बना सकता है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, एकदम पक्का है। अब आगे हम लोग
देखते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हम ऐसे करके लिख देते हैं। अब आगे में देखते हैं, ये थोड़ा सा, hence the characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, है ना? यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा? कहेगा what are the processes that are basic to taxonomy, है ना? अब यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दे देगा, कैरेक्टराइजेशन, दो में आपको दे देगा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा दे देगा आपका क्लासिफिकेशन, चौथा आपका दे देगा नोमेनक्लेचर। उसके बाद या इस तरह से तीन चार दे देगा, और या कुछ उल्टा कुछ इधर एक आध गो एक्स्ट्रा उस्ट्रा दे सकता है, और उसमें से कहेगा कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से आपका ऑल सही हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहले, अच्छा, इसमें से अगर हम सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि जब हम कैरेक्टर देखेंगे तभी किसी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पहले आइडेंटिफाई नहीं, पहले कैरेक्टराइजेशन देन आइडेंटिफिकेशन, एंड देन इसमें से कोई एक दे देगा क्लासिफिकेशन, या फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर। तो पहले कैरेक्टराइजेशन, CI, है ना, CN ऐसे करके कैरेक्टराइजेशन, तब आइडेंटिफिकेशन। अब इससे कोई पूछता है कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे तब ना कैरेक्टराइज करेंगे, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहले तो आप किसी, जैसे ये कोई प्लांट है ऐसे करके, तो और इसमें जो है जैसे कोई आपका फ्रूट है, जो है मान लेते हैं, ये एक मैंगो जो है इसमें जो है लगा हुआ है ना? तो फ्रूट है, इसमें जो है आपका कुछ फ्लावर भी है ना? आपका रूट है ऐसे करके। तो ये सारे कैरेक्टर्स रूट में आप देखेंगे कि भाई ये रेटिकुलेट है, पैरेलल वेनेसन है, लीफ का साइज कैसा है ना? इस तरह से चीजों को आप देखेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि अच्छा, ये सारे कैरेक्टर से देखने में ये लग रहा है ये तो मैंगो है। तो पहले कैरेक्टराइजेशन किए कि कौन कौन सा है ना? के बाद फिर जो है हम आइडेंटिफाई कर लिए कि अच्छा ये क्या है। अब आइडेंटिफाई कर लिए, फिकेशन हो गया कि ये तो मैंगो है। तो पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे तभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले आइडेंटिफिकेशन या कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है सीक्वेंस में पूछा जा सकता है कि कौन पहले होगा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, एंड देन जो है ये चार प्रोसेस है। हालांकि कहीं कहीं जो है आपका ये एनसीईआरटी में ही नोमेनक्लेचर को पहले, क्लासिफिकेशन को बाद में लिखा गया है। तो ये जो है कभी कभी इंटरचेंजेबल हो सकता है, कभी ये इधर हो सकता है और कभी ये इधर हो सकता है, बट ये दोनों तो एकदम से इसी सीक्वेंस में होगा। बट अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाए, है ना, जैसे जैसे पूछ देगा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस, तो इसमें सेम यही सीक्वेंस को हमें करेक्ट मानना है। अब आगे है, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी जो है नया नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमंस हैं वो हमेशा इंटरेस्टेड रहा है ना, कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जितना से जितना हो सके उतना जानकारी हासिल करें।
पर्टिकुलरली विद द रेफरेंस ऑफ देयर ओन यूज, खास करके जो उसके यूज के लिए है, वैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में तो वो जानकारी हासिल करने की कोशिश करते ही थे और हैं। इन अर्ली डेज में क्या होते थे, ह्यूमन बींग्स जो है वो नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स, जो उनके बेसिक्स नीड्स होते हैं उसका जो है वो रिसोर्सेज को खोजने की कोशिश करते थे, जैसे फूड के लिए, क्लोथ के लिए, है ना, शेल्टर के लिए, ये सब के लिए। Hence, earlier classification were based on usage of various organism। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, तो बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क्स है वहां पे स्ट्रेस देने की जरूरत है, यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये कैसा क्लासिफिकेशन था, साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक? इसको हम लोग मानेंगे नॉन साइंटिफिक, है ना। नॉन साइंटिफिक जो है आपका क्लासिफिकेशन है, ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ये नहीं है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था, जिसने प्लांट को और एनिमल को, है ना, अलग अलग ग्रुप में बांटा था। जैसे किसी को हर्ब्स बोल दिया था, किसी को श्रब बोला था, किसी को ट्री बोला था, है ना। तो उसका जो है स्ट्रक्चर देख करके, मॉर्फोलॉजी देख करके अलग अलग ग्रुप में बांटा था। जो है एनिमल को, किसी में ब्लड, है ना, रेड ब्लड है, प्रेजेंस प्रेजेंट है या है नहीं है, और किस में जो है ये रेड ब्लड absent है ना, विदाउट रेड ब्लड एंड विथ रेड ब्लड, विथ रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। दो एनिमल को दो ग्रुप में बांटा था, जिसमें ब्लड रहता था रेड ब्लड उसको रेड ब्लड, जिसमें नहीं रहता था जैसे इंसेक्ट है, इस समय रेड ब्लड आपको नहीं मिलेगा, तो इसको जो है विदाउट रेड ब्लड में वाले ग्रुप में रख दिया था। तो अरिस्टोटल ने जो है आपका इस तरह का क्लासिफिकेशन जो है किया था, है ना, इस तरह का जो है क्लासिफिकेशन किया था। बट प्रॉपर जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जो ग्रुप किया था कि क्लासिफाई करने की जो कोशिश किया था वो हमारे लिनियस साहब थे। बट हाँ, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल से शुरुआत हो गया था। उसके पहले जो भी ग्रुप थे वो यूजेज के आधार पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे, और वो नॉन साइंटिफिक क्राइटेरिया होता था। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism। पहले के जो आदमी थे या ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में ही जो है जानने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे या रखते हैं। वो चाहते हैं कि भाई उसमें मतलब ऑर्गेनिज्म के बारे में और उसके डाइवर्सिटी के बारे में, बट आल्सो द रिलेशनशिप अमोंग देम। यानी कि जैसे मान लेते हैं ऑर्गेनिज्म ए के बारे में जान गए, बी के बारे में जान गए, सी के बारे में जान गए, बट इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में भी जो है जानने की कोशिश करने लगे। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टेमैटिक्स। तो ऐसे ब्रांच को हम लोग सिस्टेमैटिक्स बोलते हैं। द वर्ड सिस्टेमैटिक्स कहाँ से ड्राइव्ड हुआ था? लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड है, यहीं से आपका सिस्टेमैटिक्स जो है वर्ड जो है बना, विच मीन्स सिस्टेमिक अरेंजमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टेमा का मतलब। तो लिनियस ने जो है अ, एक बुक पब्लिश किए थे, एक जो है बुक पब्लिश किए थे, उनका नाम है सिस्टेमा नेचर, है ना। लिनियस ने एक बुक लिखा था सिस्टेमा नेचर। तो ये भी जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि सिस्टेमा नेचर जो है किसने लिखा था? सिस्टेमा नेचर जो है किसने लिखा था? तो ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर जो है
कैरोलस लिनियस ने। तो द स्कोप ऑफ systematics was later enlarged to include the identification, nomenclature and classification। यहाँ पे देखिए nomenclature को पहले लिखा, classification को बाद में लिखा है। फिर systematics takes into account evolutionary relationship between organism। तो systematics जो है वो evolutionary relationship between organism क्या ऑर्गेनिज्म के बीच में जो क्या रिलेशनशिप है उसको भी उन्होंने कंसिडर किया टेस्ट सिस्टमैटिक्स में। यानी कि सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया, और ये एक तरह से टेक्सोनॉमी भी आपका उसमें इंक्लूड हो गया, क्योंकि टेक्सोनॉमी का ही पार्ट है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक्स में दोनों चीजें आ जाएगी। फाइलोजेनेटिक्स, इसी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनेटिक्स भी बोलते हैं, या फाइलोजेनी बोलते हैं, और इस सब को जो है टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो सिस्टेमैटिक्स इजकल टू फाइलोजेनी प्लस टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं कि जो है सिस्टेमैटिक्स इजकल टू फाइलोजेनी प्लस टैक्सोनॉमी, क्योंकि इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड है। तो आज जो है इस सेकेंड लेक्चर में यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगला लेक्चर में जो टेक्सोनॉमिकल या टेक्सोनॉमिक जो कैटेगरी है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे और एक एक लाइन को फिर डिकोड करेंगे। हाँ, थैंक्स। आप आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर कोई डाउट है रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जो है ना। ओके, थैंक्स।